इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है? इम्यून मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जिस अननोन एटियोलॉजी इन्वॉल्व जीआई ट्रैक्ट। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ इम्यून मीडिएटेड होता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है जिसकी एटियोलॉजी हमें नहीं पता होती और ये जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो होता है उसका दो टाइप होता है। फर्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है कॉन्स डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का दो टाइप अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स डिजीज़ होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का डेफिनेशन क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो एक म्यूकोजल डिजीज़ है जो कि रेक्टम को इन्वॉल्व करता है और प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता है कोलॉन के पार्ट को इन्वॉल्व करने के लिए या फिर पूरा कोलॉन में इन्वॉल्व कर सकता है। एक्सटेंड प्रॉक्सिमली मतलब रेक्टम में तो होता है ये म्यूकोजल डिजीज़, ये पीछे एक्सटेंड करता है, पीछे जाता है कोलॉन तक। अगर आपने इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि रेक्टम और एनल रीजन जो होता है वो एंड में आता है और उसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आते हैं। तो जो कोलॉन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि एक म्यूकोजल डिजीज़ है वो रेक्टम को इन्वॉल्व करता है और एक्सटेंड करता है प्रॉक्सिमली कोलॉन को इन्वॉल्व करने के लिए। उसमें कोलॉन का वो कोई भी पार्ट इन्वॉल्व कर सकता है या फिर पूरा कोलॉन भी इन्वॉल्व कर सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एज इंसिडेंस क्या है? तो एज यू कैन सी 2nd to 4th एंड 7th to 9th डिकेड वाले टर्म में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये 2nd डिकेड को हम कौन सा एज ग्रुप लेंगे, 4th डिकेड को कौन सा एज ग्रुप लेंगे। तो इसलिए मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है कि 2nd डिकेड मतलब 10 ईयर्स से 19 ईयर्स के जो एज ग्रुप है वो। 4th decade means 30 to 39 years, 7th decade means 60 to 69 years, 9th decade means 80 to 89 years। अब शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिकेड वाले टर्म को कैसे समझेंगे। डिकेड में आपको पता चल गया कि 2nd to 4th और 7th to 9th डिकेड में होता है। फीमेल इज़ टू मेल रेशियो जो है वो 0.5:1.5 है, मतलब फीमेल्स को थोड़ा कम है और मेल्स को थोड़ा ज़्यादा है। मेल्स को ज़्यादा है, प्रॉन होते हैं मेल्स इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, प्रोन होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के लिए। और हर 1 लाख में कम से कम आपको 10 से 20 केसेस मिल जाएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के। अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स में चाइल्डहुड एज आता है। बच्चे जो बचपन में जो एज है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चे का वो ज़्यादा प्रोन होता है। कोई बच्चा एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है किसी बच्चे को या कोई भी जो एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहा है तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। डाइट जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहा हो, फैट बहुत ज़्यादा ले रहा हो, कोई ऑयल, शुगर, स्वीट्स ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा हो तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस हैं। स्मोकिंग कर रहा हो कोई या फिर गैस्ट्रोइंटेराइटिस इन्फेक्शन हो अगर किसी को, और वो भी सैल्मोनेला और शिगेला बैक्टीरिया से। सैल्मोनेला और शिगेला 2 बैक्टीरिया का नाम है। अगर इन 2 बैक्टीरिया से आपको गैस्ट्रोइंटेराइटिस इन्फेक्शन हुआ है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर होगा तो एबनॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स आएगा बॉडी में, उसके वजह से इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन का अगर इन्फ्लामेशन है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स रिलीज़ होगा, दैट इज़ TNF, IL-12, IL-23।
और इसके वजह से टिश्यू डैमेज हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में हमने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो थे TNF, IL-12, IL-23 तो देख लिया, बट ये होते क्या है? तो TNF इज़ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये एक प्रोटीन होता है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है। IL-12 ये इंटरल्यूकिन 12 होता है। IL-23 इंटरल्यूकिन 23। IL-23 जो है वो इंटरल्यूकिन 12 के फैमिली में ही आता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि ल्यूकोसाइड इनको प्रोड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करने के लिए। इंटरल्यूकिन्स एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं ल्यूकोसाइड से इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें डायरिया होता है। As you can see there are two words, nocturnal and postprandial। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में और पोस्टप्रांडियल का मतलब होता है रिलेटेड टू लंच और डिनर। मतलब डायरिया उसको एक तो रात में होगा और दूसरा लंच या डिनर करते टाइम होगा या उसके बाद होगा। जैसे ही वो लंच कर लेगा या डिनर कर लेगा तो उसको डायरिया होने लगेगा। रेक्टल ब्लीडिंग होगी, टेनेस्मस होगा, पासेज ऑफ म्यूकस, अर्जेंसी फीलिंग होगी, बार बार यूरिन जाने की फील करेगा वो। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, उसको ऐसा फील होगा कि कम्प्लीटली स्टूल इवैक्यूएट नहीं हुआ है। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है। अदर सिम्टम्स कैन बी एनोरेक्सिया, दैट इज़ उसको भूख नहीं लगती है, वो कुछ खाता नहीं। वेट लॉस, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर। अभी कुछ खाएगा नहीं तो फिर वेट लॉस होगा, नौशिया जैसी फीलिंग होगी तो वॉमिटिंग हो सकती है और फीवर आ जाएगा। अब हम आते हैं कॉन्स डिजीज़ पे। ये जो होता है वो GI ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, मतलब माउथ से एनस तक कुछ भी अफेक्ट हो सकता है इससे। टर्मिनल इलियम जो होता है 90% इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें स्किप लीजन्स बनते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लामेशन होगा वो एक जगह होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, लेकिन कॉन्स डिजीज़ में छोटे छोटे लीजन्स होंगे माउथ से एनस तक। 2 लीजन्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ऐसे ही डिस्टेंस के साथ छोटे छोटे लीजन्स पूरे GI ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, 2-3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉन्स डिजीज़ के पैथोफिजियोलॉजी में फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चरिंग होगी बॉवेल की। जब रिजॉल्व होगी तो फोकल इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फिस्टुला ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉवेल वॉल थिकन हो जाएगा, फिर नैरो हो जाएगा, फिर उसमें फाइब्रोसिस होगा तो फाइब्रोटिक टाइप का वॉल हो जाएगा। उसके बाद बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक हो सकता है, दिस CH इंडिकेट्स क्रॉनिक, और रिकरेंट भी हो सकता है। सीरोसल और मेसेंट्रिक इन्फ्लामेशन होगा, उसके वजह से अधीशन और फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉन्स डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फाइब्रोस्टेनोटिक ऑब्स्ट्रक्शन, पेनिट्रेटिंग फिस्टुला, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस। साइंस में कॉबल स्टोनिंग होता है और स्ट्रिंग साइन मिलता है। कॉन्स डिजीज़ में हमने 2 साइन पढ़ा, कॉबल स्टोनिंग और स्ट्रिंग साइन। अब ये कॉबल स्टोनिंग होती क्या है? कॉबल स्टोनिंग एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल फिशर्स होते हैं जिसमें म्यूकोसा का आइलैंड जैसा बन जाता है जिसको कि अल्सर सेपरेट करता है। तो ये जो अपीयरेंस देते हैं वो कॉबल स्टोन टाइप का अपीयरेंस होता है, तो इसलिए इसको कॉबल स्टोनिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग साइन में क्या होता है? स्ट्रिंग साइन मेनली टर्मिनल इलियम पे बनता है। बहुत ज़्यादा सीवियर अल्सरेशन होने के साथ साथ इरिटेबिलिटी और स्पाज़म होता है जिसके वजह से जो इंटेस्टिनल ल्यूमेन है उसकी कंप्लीट फिलिंग नहीं हो पाती, वो इनकम्प्लीट फिलिंग रह जाती है, तो स्ट्रिंग साइन मिलता है। कॉन्स डिजीज़ के टाइप्स कितने हैं? कॉन्स डिजीज़ के 4 टाइप्स हैं, इलियोकोलाइटिस, जेजुनोलाइटिस, कोलाइटिस एंड पेरिएनल,
गैस्ट्रोड्यूडेनल। इसके जो टाइप का जो नाम है वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कौन सी डिज़ीज़ हुआ है, किस एरिया में कौन सी डिज़ीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से उसका नाम दे दिया गया है। कौन सी डिज़ीज़ के लिए अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? ESR कराएंगे, CPR कराएंगे, CBC कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे, हाइपोएल्बुमिनूमिया कराएंगे, कोलोनोस्कोपी, वायरलेस कैप्सूल एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स, जिसमें हमें कॉबलस्टोनिंग मिलेगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, एक सपोर्टिव और एक सर्जिकल। सपोर्टिव में लोपेरामाइड देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मेट्रोनिडाजोल। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कॉन्स डिज़ीज़ में हम फिस्टुला, एब्सेस, पेरिएनल डिज़ीज़ का सर्जरी कर देंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलेक्टोमी, पैनप्रैक्टो विद इलियोस्टोमी, प्रॉक्टो विद इलियल एनल पाउच एनास्टोमोसिस, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे।